यार आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन और वरिष्ठ पत्रकार दिव्यांशु झा। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके कैबिनेट का भी विस्तार होने के बाद उसी दिन तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। आप सब ने सुबह से लगातार ये अपडेट खबर देखी कि किस तरह मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय ले लिया गया कि हेमंत सोरेन ही अब विधायक दल के नेता होंगे। और उसके बाद जब देर शाम 6:40 पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची पहुंचे तो उसके बाद चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के नेता और तमाम विधायक एक साथ राजभवन पहुंचे। सबसे पहले चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, जिसे स्वीकार भी कर लिया। अब 2 बड़े सवाल हैं। एक सवाल ये था कि शपथ ग्रहण कब होगा, तो फॉलो अप आपको सबसे पहले ये जानकारी दे रहा है कि 7 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि अब हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्या पुराने चेहरे होंगे या फिर नए चेहरे होंगे। इसी मसले पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय और दिव्यांशु जी मौजूद हैं। सबसे पहले संजय से जानते हैं। संजय, क्या ये साफ हो गया कि 7 जुलाई को ही शपथ ग्रहण होने जा रहा है, ये ऑफिशियली घोषणा हो गई इसकी? बिल्कुल, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के हवाले से खबर हम लोग चला रहे हैं सनी। और सुप्रियो भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के न केवल प्रवक्ता हैं बल्कि महासचिव भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनके हवाले से यह खबर हम लोग दर्शकों तक लेकर के आ रहे हैं। इसके पहले भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लाइव किया था। हालांकि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण साउंड की दिक्कतें हो रही थी, इस वजह से उसको डिलीट करके फिर से जो है देर रात यह खबर लेकर के आप तक हम लोग आ रहे हैं। दरअसल यह खबर इतना महत्वपूर्ण है कि एक हर पल जो है चीज़ें बदल रही है। आपको याद होगा कि जब चंपई सोरेन राजभवन में इस्तीफा दे करके जब राजभवन से वह निकले तो उसके बाद मीडिया बाइट्स में कई नेताओं ने यह कह दिया कि कल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन लेंगे। लेकिन देर रात जब इसमें डेवलपमेंट हुआ और उस डेवलपमेंट के बाद यह खबरें झारखंड मुक्ति मोर्चा के हवाले से बाकायदा ऑफिशियली यह बताया गया फोन से बातचीत के आधार पे, तो उसमें यह कहा गया कि नहीं, 7 जुलाई को जिस दिन रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ का, उस दिन जो है हेमंत सोरेन फिर से इस राज्य का कमान संभालेंगे, फिर से वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो यह बहुत ही बड़ी खबर है और यही वजह है कि देर रात हम लोग आए हैं और कोशिश यही है कि ये जो 3-4 दिनों का जो गैप है उसमें यह तय हो जाए कि हेमंत सोरेन के साथ साथ उनका जो कैबिनेट होगा, क्या उसमें सारे के सारे पुराने चेहरे ही होंगे या फिर नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। तो एक जो स्पष्टता के साथ जो चीज़ें जो आ रही है, मैसेज आ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे के जो मंत्री हैं वो कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा है। खबर कांग्रेस के तरफ से है। एक बदलाव तो लगभग यह तय है कि डॉक्टर इरफान अंसारी मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद उनका जो कांग्रेस कोटे का जो एक मंत्री पद में जो एक पद खाली है, वैकेंट है, उनके जगह पे डॉक्टर इरफान अंसारी जगह ले सकते हैं। और इसके अलावे जो मौजूदा मंत्री हैं बादल पत्रलेख पे संकट जो है दिख रहा है और बोला ये जा रहा है कि बादल पत्रलेख के जगह पे जो है कांग्रेस से किसी दूसरे चेहरे को हेमंत सोरेन के कैबिनेट में शामिल कराया जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है और यही वजह है कि देर रात हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 3-4 महीने बचे हैं और उसके पहले हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने की तैयारी, चंपई सोरेन का इस्तीफा, इन सवालों का जवाब दिव्यांशु जी से लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है झारखंड की राजनीति में, तब जबकि सामने विधानसभा का चुनाव है? देखिए, शिबू सोरेन के परिवार का झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जो स्वाभाविक दावा है, तो हेमंत सोरेन उसके उत्तराधिकारी हैं और हेमंत सोरेन उसके नेता हैं, इसलिए उसमें कोई ये बहुत अनहोनी सी बात नहीं है। जब उनको जमानत मिली, वो बाहर आए, तो फिर वो विधायक हैं और वो शपथ लेंगे, तो इसमें कुछ बहुत बड़ी ऐसी कोई ये घटना नहीं हुई है। 3-4 महीने विधानसभा चुनाव भले हैं, लेकिन जो सरकार बनी थी वो हेमंत सोरेन ने ही उसके लिए कैंपेनिंग की थी, तब वो सरकार बनी थी और हेमंत सोरेन उसके बाद मुख्यमंत्री बने, 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कुछ वजहों से फिर छोड़ना पड़ा जो ईडी वाले मामले में। लेकिन अब जो सवाल ये है
कि ये जो हेमंत सोरेन ने जो त्याग किया था जेल जाने की वजह से या राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह से उभरी थी, और परिवार से बाहर के एक व्यक्ति को पहली बार झामुमो ने नेतृत्व दिया था, और वो एक कहीं ना कहीं झामुमो के जो कैडर हैं, जो देखिए चंपई सोरेन कोई आज के नेता नहीं है, चंपई सोरेन गुरुजी के साथ के नेता हैं। कोल्हान में चंपई सोरेन, विनोद बाबू गिरिडीह में, और गुरुजी संथाल में जब राजनीति की शुरुआत की थी झामुमो की, 80 के दशक में वो राजनीति की शुरुआत करने वाले लोगों में से हैं। तो उनको जिस तरह से रिप्लेस किया गया है, तो वो अभी तो चूंकि पार्टी का फ्रेमवर्क है उसमें सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं झामुमो के जो पुराने लोग हैं या खुद स्वयं चंपई सोरेन के मन में भी, चूंकि वो 4 महीने मुख्यमंत्री रहे थे, एक सवाल हो सकता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी, जब विधानसभा चुनाव आना ही था, विधानसभा चुनाव करा लिया जाता, उसके बाद फिर हेमंत सोरेन अगर सरकार बनती तो मुख्यमंत्री बनते। तो ये कई सारी चीजें हैं, इसका समय के साथ जवाब दिया जाएगा। पहले तो अभी ये देखना है कि राज्यपाल कब इन्हें समय देते हैं। इन लोगों ने दावा पेश किया है, इस बीच में कई राज्यपाल के सामने टेक्निकलिटीज होती हैं, तो सब मिला जुला करके राजनीति एक झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। सत्तारूढ़ दल झामुमो की तरफ से भी और विपक्ष के लिए भी ये एक अवसर है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर है। तो अभी 2-3 महीने बहुत दिलचस्प होंगे, और अभी 2-4 दिनों में जब स्थितियां और स्पष्ट होंगी, कौन से लोग कैबिनेट में आते हैं, क्या किसी को ड्रॉप किया जाता है, क्या कोई नया चेहरा आता है। तो अभी जो राजनीति शुरू हुई है, ये अभी सप्ताह भर मुझे लगता है कि इसके हम लोगों पत्रकार के तौर पे हम लोग इसके मतलब इसको बहुत गंभीरता से देखें, और इसमें अभी कई सारे दिलचस्प मोड़ आने बाकी हैं। आप 2 बातों का जिक्र कर रहे हैं। एक तो यह भी बोल रहे हैं कि स्वाभाविक दावा है हेमंत सोरेन का, क्योंकि उसके पीछे का वजह है, मान रहे हैं कि 2019 का जो मैंडेट है उनके चेहरे पे मिला। दूसरी बात आप बोल रहे हैं, और वो बात नैतिक आधार पे आप बोल रहे हैं कि अब जबकि इतने पुराने सीनियर लीडर्स को मौका मिला था, सोरेन परिवार के बाहर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना था, तो आने वाले 3-4 महीनों में के लिए जो है फिर से एक बार सत्ता का चेहरा परिवर्तित कर देना, वो नैतिक तौर पे आप मान रहे हैं कि वो उचित नहीं है। लेकिन सवाल फिर ये है कि अभी की जो मौजूदा पॉलिटिक्स है पूरे देश भर में, मोदी जी का जो उभार है, मोदी पॉलिटिक्स का जो अपना तरीका है, एक तो ये कि बीजेपी ने इस तरीके की चीज़ें लोगों को सिखाई कि कैसे जो है चुनाव के ठीक पहले में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देना। कई राज्यों में बीजेपी ने यह स्ट्रेटजी अपनाई और उसमें वो लोग सफल भी हुए। इधर से यह बोला जा रहा है कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में जो 5 महीने सरकार चली, वो स्पार्क क्रिएट नहीं कर पाए जो हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री कर रहे थे, और हेमंत सोरेन को लेकर के जो उत्सुकता झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरे इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं और उनके जो कार्यकर्ता समर्थक हैं उनमें जो था, वो उसको आगे नहीं ले जा पाए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अभी की जो परिस्थितियां उसमें नैतिक आधार पे आगे बढ़ना चाहिए था, या फिर अभी जो जीत और हार ही सबसे जो बड़ा चीज है जो मायने भी रखता है उसको लेकर के? देखिए, मैंने ना तो उचित शब्द कहा, अनुचित शब्द कहा, ना मैंने नैतिक शब्द कहा, ये दोनों आप शब्द कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 2 पक्ष, आपने जो बातें कही उसमें ये निकल करके आया कि इस तरीके की बात नहीं, आप उसको आप डेरिवेट कर रहे हैं, लेकिन ये शब्द आपके हैं। ना मैंने उचित अनुचित कहा, ना नैतिक कहा है। जो शब्द मैं करूंगा इस्तेमाल इसके लिए, वो करूंगा, एक तो सिद्धांत पक्ष होता है, थ्योरी, और एक प्रैक्टिकल पक्ष, व्यावहारिक पक्ष होता है। सिद्धांत ये कहता है कि शिबू सोरेन के परिवार में झामुमो का जो नेतृत्व है वो अब हेमंत सोरेन कर रहे हैं, यह सिद्धांतिक बात है। जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि परिवार से बाहर पहली बार अगर किसी व्यक्ति को सत्ता दी गई थी, चाहे उसकी वजह जो भी रही हो, हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था या जो और भी कोई वजह भी अगर होती, तो ये प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि आप वैसे आदमी को जो पार्टी का इतना सीनियर लीडर है 80 के दशक में, जिसने गुरुजी के साथ राजनीति की शुरुआत की थी, उसको मौका दिया जाना चाहिए था डिलीवर करने का। 3 महीने का 4 महीने का समय कोई ऐसा नहीं होता जिसमें कि आप कोई बहुत ज्यादा किसी से डिलीवरी की उम्मीद करें, लेकिन फिर भी चुनाव सामने थे। और ये सैद्धांतिक पक्ष है, ये व्यवहारिक पक्ष है। सैद्धांतिक पक्ष वो था जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि भाई हेमंत सोरेन स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं, और ये परिवार की जितनी पार्टियां होती हैं, आप देखिए भारत में जितनी परिवार वाली पार्टियां हैं उसमें यही होता है। चाहे आप बिहार में राजद को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी को देख लीजिए, दक्षिण की जितनी पार्टियां हैं, डीएमके हैं, वो सब इसी फॉर्मेट पे चलते हैं। तो वो सैद्धांतिक रूप से मान लिया है देश ने कि भाई परिवार में जो पार्टी है वो ऐसा ही करेगी। लेकिन व्यवहारिक पक्ष होता है कि वो आप अलग देते हैं लोगों को, और दिया जब तो उनको मौका दिया जाना चाहिए था, वो नहीं किया। एक बात, मतलब आपकी बातों से एक चीज तो यह स्पष्ट हो रहा है कि आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर एक पीड़ित चेहरा मिल गया है और वो चंपई सोरेन का होगा। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से आनन फानन में जो एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि कोल्हान के टाइगर को चूहा बना दिया गया है, तो इस तरीके के बयान क्या
उस पीड़ित के समर्थकों को आप अपनी ओर रिझाने में ये सफल होगा, या फिर कुछ मैच्योर तरीके से इस पे बयानबाजी होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि ये मैच्योरिटी ये तो तय जनता करेगी, लेकिन आप देखिए कि जो राजनीतिक घटनाक्रम जिस तेजी से हुआ, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है, वो अपनी प्रतिक्रिया में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर 4 महीने रहा, हट रहा है, उसके प्रति संवेदना जाहिर नहीं कर रहा है, वो राजनीति कर रहा है और उसका काम है राजनीति करना, वो करेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब उसके प्रदेश अध्यक्ष किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मेटाफर यूज करते हैं, कौन सा फ्रेज यूज करते हैं, टाइगर को चूहा बना दिया, चूहा को टाइगर बना दिया, ये उनका अपना डिस्क्रिप्शन है, वो अपना करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कतई चंपई सोरेन के प्रति संवेदनशील होगी, उनके प्रति बहुत सहानुभूति होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। वही व्यवहारिक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष जो मैंने कहा, तो सिद्धांत पक्ष था कि उनको कुछ कहना था, संवेदना दिखानी थी, व्यवहार पक्ष था कि वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करनी भी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी और झामुमो से ज्यादा ये अब देखना है कि 3 ही महीने चुनाव को बचे हैं, तो ऐसे में एक मुख्यमंत्री फिर हटते हैं, और पुराने मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं चंपई सोरेन को हटा के हेमंत सोरेन कोई नया चेहरा आया है, 4 साल मुख्यमंत्री रहे थे, 6 महीने अभी मुश्किल से जेल में रहते फरवरी। एक धारणा ये भी है सर, जो चलन में है, बातचीत में है, कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो बहुत दिनों तक एक ही मुद्दे पे टिकी हुई नहीं रहती है, पल पल जो है चीज़ें बदलती हैं। तो ये जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत अभी कर रहे हैं, 3 महीने बाद चुनाव है, क्या ये मुद्दा उस वक्त तक असरदार रहेगा? नहीं, ये तो देखिए, ये तो मतलब एक मान्य धारणा है कि भारत में या लोकतंत्र में कहीं भी जनता की मेमोरी जो बड़ी शॉर्ट होती है, फ्रेज भी है। हम लोग कहते हैं, अब राम मंदिर का मुद्दा देखिए, इतना पूरे देश ने उस दिन देखा जब रामलला स्थापित हो रहे थे और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो ये कोई मुद्दा सस्टेन करता है 3 महीने 2 महीने, हो सकता है कि आज जो मुद्दा हुआ हो वो 15वें दिन लोग उसको भूल जाएं। तो ये कोई ऐसा थ्योरी नहीं है कि ये जो आज हुआ और इसको लोग अगले 3 महीने तक याद रखेंगे, ये नहीं है। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी सत्ता का जिस तरह से उन्होंने उपयोग किया, उसको लेकर जितनी बातें होती, चुनाव हुआ उसके बाद इंदिरा जी जीत के आई थी। बिल्कुल। तो ये चीजें चलते रहती हैं। देखना है कि ये जो 3 महीने का समय है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को एक एडवांटेज इस घटना से ये मिला कि अब तक जो शिबू सोरेन के परिवार में सत्ता से बाहर निकल के एक व्यक्ति का नाम आया था, और लोग कह रहे थे कि नहीं, हम परिवारवादी नहीं हैं, हम तो सिद्धांत के साथ, झामुमो आंदोलन के साथ चलने वाली पार्टी है, आंदोलनकारी पार्टी है, इसलिए एक आंदोलनकारी को मुख्यमंत्री बनाया। वो भारतीय जनता पार्टी को फिर से आरोप लगाने का मौका मिलेगा, एक तो कि आप परिवारवादी हैं, परिवार में ही पार्टी को रखना चाहते हैं, और उस आंदोलनकारी को हटाया। एक दूसरा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप झामुमो माफी चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी लगाती रही थी, और चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहती थी। तो हेमंत सोरेन पार्ट 1 यानी हेमंत सोरेन ओरिजिनल हेमंत सोरेन फिर रिटर्न हो गए। तो भ्रष्टाचार के आरोप और परिवारवाद के आरोप, ये 2 आरोप लगाने के लिए भाजपा को फिर से मुद्दा मिल गया। नहीं, ये ठीक है, आप जो बातचीत कर रहे हैं, और बीजेपी के पास जाहिर सी बात है कि विपक्ष में बीजेपी है, तो उसके पास अलग अलग मुद्दे हैं और एक नया मुद्दा हाथ लग गया है। लेकिन अगर सेंटर में अगर रह करके देखा जाए, तो एक चीज तो है कि स्वाभाविक दावा हेमंत सोरेन का ही बनता है, जैसा कि आपने भी कहा कि सैद्धांतिक में तो बातचीत ये है कि हेमंत सोरेन के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, मैंडेट भी उन्हीं को मिला। एक बात जो आप एक शब्द का जो इस्तेमाल किए भ्रष्टाचार को लेकर के, खास करके चूंकि इसी आरोप के तहत वो जेल भी गए, हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, जेल जाने के दौरान भी, उसके पहले भी सदन के अंदर, सड़कों पे, पॉलिटिकल मंचों पे हेमंत सोरेन यह दावा करते रहे कि उनके ऊपर जिस कथित जमीन घोटाले में नाम घसीटा जा रहा है, अगर कहीं बे भी उनका नाम साबित हो जाएगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, झारखंड छोड़ देंगे। हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है बेल देने के दौरान, पॉलिटिकल बयानों को अगर खारिज भी कर दिया जाए, किनारे भी कर दिया जाए, तो हाईकोर्ट की टिप्पणी तो मतलब एक तरीके से उसको क्या बोला जाए, एक तरीके से हेमंत सोरेन की बातों को पुष्टि कर रही है। हाईकोर्ट ने जब यह कह दिया कि ये सारी चीज़ें लग रहा है कि पटकथा लिखा गया है और डायरेक्ट लिंकेज कहीं भी नहीं है, डायरेक्ट लिंक हेमंत सोरेन का कहीं भी नहीं है, ऐसा सबूत ईडी नहीं पेश कर पाई। अगर इस तरीके की चीज़ें हाईकोर्ट द्वारा कही गई, तो अब क्या उसी प्रकार जिस प्रकार जेल जाने के पहले बाबूलाल मरांडी या भाजपा भ्रष्टाचार को लेकर के घेरते रही और एक परसेप्शन भी क्रिएट हुआ, क्या अब भी ये लोग वैसे ही मैसेज देने में सफल हो पाएंगे? देखिए, हेमंत सोरेन के बारे में जो कोर्ट ने कहा है वो उनकी जमानत पर फैसला देते हुए कहा है।
उसमें कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिक कहा है कि पीएमएलए एक्ट की धाराओं में जब जमानत पे हम विचार कर रहे होते हैं तो उसमें दो एक्ट का वर्णन किया है कि इसमें इतना आर्टिकल इतना और आर्टिकल इतना। इन दो आर्टिकल्स में जिसमें जमानत देने के लिए स्पेसिफिक बातें कही गई हैं, उसमें जो आरोप माफी चाहूंगा ईडी ने लगाए हैं, ईडी ने जो तथ्य रखे हैं उसमें उनको सत्यता नजर नहीं आ रही है। वो केस जो है एम्बिगियस दिख रहा है, अस्पष्ट दिख रहा है। केस के मेरिट पे फैसला नहीं आया। अभी केस का मेरिट जो है ईडी कोर्ट में मेरिट पे फैसला नहीं आया। आप इसका उदाहरण देखेंगे, इसके पहले चारा घोटाले में लालू जी को भी कई बार जमानत देते हुए कोर्ट ने ऐसी बातें कही थी कि इसमें इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है, ये सिग्नेटरी नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हीं घोटाले के मामले में लालू जी को सजा हुई। तो अभी ये बड़ा प्रीमेच्योर है कहना कि उनकी कोई रिहाई नहीं हुई है, एक्विटल नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन वो दोषी भी नहीं है ना। लेकिन आरोपी के तौर पे जब वो गए तो उन पे भ्रष्टाचार का दाग लगा, जेल तक जाना पड़ा। बेल जब मिला, ठीक है कि अभी वो बरी नहीं हुए हैं, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, अभी तो मामला चलेगा कोर्ट में, बरी नहीं है, लेकिन दोषी भी नहीं है। और इस बीच अगर हाईकोर्ट यह बोल रहा है, आप ही के शब्दों को, जो आप हाईकोर्ट की बातों को आप उल्लेख कर रहे थे कि ईडी जिस चीज को लेकर के दावा कर रही है वो तथ्यात्मक उनको कुछ मिला नहीं अब तक। नहीं, ये जमानत के लिए उन्होंने ये जो देखिए पीएमएलए एक्ट में दो तीन बातें हैं, जमानत देने के लिए भी उसमें अलग से बातें कही गई हैं कि आप किस स्थिति में जमानत दे सकते हैं। सर तथ्य नहीं मिला तब ना जमानत मिली। ट्रायल चल रहा है संजय जी, आप इतनी व्यग्रता में क्यों, इतनी हड़बड़ी आपको क्यों है? जमानत को आप क्यों फैसले का आधार मान रहे हैं? जब फैसला आएगा उस समय देखा। जमानत को फैसले का आधार नहीं मान रहे हैं सर, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की तो वो तो एक तरीके से सारा खेल तो पॉलिटिक्स में परसेप्शन का है ना। जनता के बीच, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है राजनीतिज्ञों के लिए, और वो अगर यह बोल रहे थे कि भाई मेरे ऊपर कहीं भी कुछ नहीं है और अगर ऐसा होता तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और हाईकोर्ट की एक टिप्पणी जमानत देने के दौरान ही अगर इस तरीके की आई कि एक भी तथ्य अब तक ऐसे नहीं मिल पाए हैं जिसमें लगे कि हेमंत सोरेन का सीधा लिंक है, तो ये तो हेमंत सोरेन की एक तरीके से आप बात को, जो अभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप शायद उसको इस तरह से समझिए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग ईडी गई है उस मामले में, कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इसमें जो सबूत हैं वो अस्पष्ट हैं, लेकिन करप्शन का मामला है या नहीं है ये देखना अभी बाकी है। जमीन खरीदा गया था, नहीं खरीदा गया था, वो सारी चीजें ट्रायल्स हैं। देखिए मैं आपको बड़ी स्पष्टता से कहता हूं कि आपकी बात से मेरी पूर्ण सहमति है कि कोर्ट ने जो भी अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, निर्णय तो नहीं कहेंगे, ऑब्जर्वेशन दिया है, वो ऑब्जर्वेशन हेमंत सोरेन के प्राथमिक रूप से पक्ष में जाता है। और हेमंत सोरेन जो बातें कह रहे थे इतने दिनों से, वो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक किस्म का एक समानता है। जो हेमंत सोरेन बात कर रहे थे, कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अब यहीं पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका मतलब है कि बीजेपी अब उस तरीके से अगर अटैकिंग मोड में आती भी है, तब भी पब्लिक के बीच में बोलने के लिए तो एटलीस्ट हेमंत सोरेन के पास, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, ये जो अखबारों में जो खबरें छपी, जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, वो दिखा सकते हैं ना कि भाई देखो बाबूलाल या बीजेपी ये बोल रही है और बेल देते समय हाईकोर्ट ने क्या कहा। नहीं, ये परसेप्शन आपने कहा ना, राजनीति में परसेप्शन चलता है, बिल्कुल परसेप्शन चलता है। जैसे परसेप्शन पे ये लोग कह रहे हैं कि आप संविधान बदल देंगे, उसी तरह वो भ्रष्टाचारी कह रहे हैं ना, ये संविधान बदलने जा रहे हैं ना वो भ्रष्टाचार करने जा रहे हैं, जब तक कि कोर्ट ना कह दे या जब तक कि संसद कोई कानून ना पारित कर दे। तो ये परसेप्शन का खेल है, ये चलते रहेगा, ये राजनीति है, चलते रहेगा। लेकिन भ्रष्टाचार का मामला, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे महीन आरोप है झामुमो पर भारतीय जनता पार्टी का, वो भ्रष्टाचार का है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी, चूंकि कोर्ट ने सजा के मुद्दे पर अभी बात नहीं हुई है, केस अभी ट्रायल में चल रहा है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी अपने आरोप को दोहराती रहेगी, ये कहते रहेंगे कि हम निर्दोष हैं, हमने कुछ, ट्रायल चलता रहेगा। लेकिन राजनीति में जैसा आपने कहा कि जनता की याददाश्त तो बड़ी छोटी होती है, मैं भी उस बात से सहमत हूं। तो आज जो कोर्ट का, जनता क्या है ना, वो बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाती है। उसको नहीं पता है कि पीएमएलए, हम और आप पत्रकार हैं या कुछ कानून के लोग हैं, उनको पीएमएलए एक्ट और ये और वो तमाम चीजें, हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन सब पता होता है, जनता को नहीं पता होता है। जनता जब वोट देने जाती है उसको पता है कि मेरा लीडर उसके सेंटिमेंट को कितना सेटिस्फाई कर रहा है, उस सेंटिमेंट पे वोट करती है। तो जिसको सेंटिमेंट अपना अहम लगेगा, जिसके सेंटिमेंट को झामुमो सेटिस्फाई करेगा, वो उसको वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उस सेंटिमेंट के साथ जाएगी, उसके सेंटिमेंट को, तो देखना है कि कौन अपने हिस्से में ज्यादा सेंटिमेंट ले पाता है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे या निर्दोष होने के मुद्दे पे। सारा खेल सेंटिमेंट का है। सनी, नहीं, मैं ये बोल रहा था, तभी चर्चा हो रही थी कि ये हेमंत चंपई सोरेन को फिर से जो मुख्यमंत्री बनाया गया, ये सही है या नहीं है, नैतिक और सैद्धांतिक, इस पर चर्चा हो रही थी। आप देखिए, आपने सर एक शब्द में इसकी चर्चा भी की,
5 महीने पहले जब हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, तब विपक्ष के तरफ से और खास करके बाबूलाल मरांडी की तरफ से लगातार ये ट्वीट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये सरकार हेमंत सोरेन पार्ट 2 नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने। आपको याद होगा कि गुस्सा में मीडिया के सामने चंपई सोरेन ने बयान देते हुए कहा था, और सदन के अंदर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि हाँ, ये सरकार हेमंत सोरेन के पार्ट 2 की है। तो मतलब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद तक इस चीज़ को स्वीकार रहे थे, ये हेमंत सोरेन के पार्ट 2 की सरकार है। और आप इतिहास उठाकर भी देख लीजिए, जब राम जी जो है वनवास जाते हैं तो भरत को बैठाया जाता है गद्दी पर, तो उस खड़ाऊ को जो है वो गद्दी पर रखते हैं, लेकिन ये तुलना नहीं किया जाता। लेकिन जब यहाँ पर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएगा, तब ये भी चर्चा हुई कि हो सकता है कि चंपई सोरेन जो है अपने कमरे में तस्वीर हेमंत सोरेन की लगा कर बैठे हैं। अब देखिए, अब तो चूंकि 5 महीने के बाद बहुत तस्वीर बदल गई, हेमंत सोरेन अभी बाहर निकले, तो ये तो बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े लोग जो हेमंत सोरेन को अपना नेता मानते हैं, ज़्यादातर लोग नेता उन्हें स्वीकार चुके हैं, तो उनके लिए तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया लग रही है कि ये परिस्थितिवश जो है मुख्यमंत्री बने थे चंपई सोरेन। अब चूंकि हेमंत सोरेन आ गए हैं, कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आए हैं, तब तो फिर से वो गद्दी पर आएंगे, और वो गद्दी पर आए हैं। अब आगे नुकसान होगा या फायदा होगा, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन अब हम लोग फिर से अब जो जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे उस पर आते हैं। अब एक तो ये दर्शकों को हम लोगों ने जानकारी दे दी कि 7 जुलाई को शपथ लेने जा रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य के हवाले से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि फिर दिन इधर उधर हो, तो आप फॉलो अप को नहीं बताइएगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हम लोग बता रहे थे कि कल लेने जा रहे हैं। अब सवाल है दूसरा, जो सबसे बड़ा सवाल, वो कि मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल होंगे। आपको क्या लगता है, क्या पुराने चेहरे रहेंगे या नए रहेंगे? मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, क्योंकि समय बहुत कम है, 3 महीने का समय बचा है। अगर इन्हें कोई फेरबदल करना रहता तो जब चंपई दा मुख्यमंत्री बन रहे थे उस समय ये फेरबदल करते। उसमें एक नए चेहरे के साथ सरकार बन रही थी, तो उस समय अगर कर लेते तो उसका एक इनके राजनीतिक एक्सेप्टेंस में भी इनको आसानी होती। लेकिन अब इतना कम समय बचा है, तो अब पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे जामुम हो, राजद का तो एक ही सदस्य है, इसलिए कोई मायने नहीं रखता है, वो तो वही रहेंगे। लेकिन ये दोनों कोई बहुत बड़ा फेरबदल करेगी, मुझे ऐसा नहीं दिखता है। एक आलमगीर साहब के जाने के बाद जेल में चूंकि गए, इस्तीफा दिया है, तो वो जो एक जगह उसको हो सकता है ये बने। बाद बाकी जामुमो कोई नया कौन, इरफान अंसारी बनेंगे? उनका तय है? ये तय तो अभी किसी को नहीं कहा जा सकता है कि तय है। राजनीति में आखिरी कुछ भी नहीं है, तय तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 99% आप तो इरफान जी से बात भी की है, क्या उन्होंने इस पर कुछ बातचीत की? नहीं, ऑफ कैमरा बातें हुई, उस पर बातचीत नहीं किया जा सकता है। लेकिन 99% मान करके चलिए कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो जामताड़ा से विधायक हैं, वो मंत्री अब तो मंत्री है नहीं, आलमगीर आलम के जगह पे जो है उनको जगह मिल सकता है हेमंत सोरेन के कैबिनेट में। हालांकि उनसे जब ऑन कैमरा मैं बात कर रहा था, एक सवाल किया भी, तो वो बोले कि देखिए, मेरे लिए मंत्री पद कोई मायने नहीं रखता है, मैं फुरकान अंसारी का पुत्र हूँ और मेरे लिए झारखंड महत्वपूर्ण है और झारखंड के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। तो इस तरीके का दावा नेता जो है करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका अपना क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो तो खबरें हम लोग। अच्छा, मैं संयोग आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल से ये 1992 की बात होगी। मुझे साल एकदम से याद नहीं, लेकिन 90 के बाद 92-91 की बात होगी। आप लोग गूगल करेंगे तो दिख जाएगा। यही 3 महीने का समय बचा था, जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे बिहार के, और चुनाव के पहले उस समय चूंकि ये सीलिंग नहीं था कि आप 15% लोगों को ही बना सकते हैं, 3 महीने का समय बचा था और फुरकान जी मंत्री बने थे पहली बार, इरफान जी के पिता, इरफान जी के पिताजी। और फिर हमको लगता है कि ये प्रकृति ने अवसर या राजनीति ने अवसर दिया है उनके पुत्र को कि 3 ही महीने का समय है और फिर उनको शायद मंत्री बनने का मौका मिले, तो इतिहास कहीं ना कहीं दोहरा रहा है। शायद क्यों, वो तो अगर बने तो इसलिए शायद कह रहे हैं, अगर नहीं बने तो फिर इतिहास नहीं दोहरा पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में जो संभावनाएं हैं वो सबके लिए बराबर हैं। तो खास करके इरफान जी के लिए जितनी संभावनाएं हैं, दीपिका पांडे के लिए भी उतनी ही संभावना। दीपिका पांडे के लिए जो आप बोल रहे हैं सर, संभावनाएं तो हैं। दीपिका पांडे से जब आप ऑफ कैमरा बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि हर बार जो है कुछ भी अगर इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है तो उनका नाम सामने आ जाता है। दीपिका पांडे तो यहाँ तक बोलते हैं कि उनके क्षेत्र के लोग अब उनको बोलने लगे हैं कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है तो उसमें आपका नाम अब चर्चा में आ जाता है कि वो रेस में है। नहीं तो इरफान जी भी हमेशा आप देखिए कि जब जब किसी मंत्री को ड्रॉप करने की चर्चा होती है तो इरफान जी का नाम जरूर सामने आता है। दीपिका पांडे का नाम की चर्चा के पीछे की वजह यह है सनी, और वो वजह बादल पत्रलेख है। माना जा रहा है कि बादल पत्रलेख की छुट्टी हो सकती है मंत्रिमंडल से। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, बताया जाता है कि वो नेतृत्वकर्ता की भूमिका में दिख रहे हैं अभी तो।
बिल्कुल नेतृत्वकर्ता की भूमिका में इसलिए हैं क्योंकि ये जो पूरा सत्ता का जो चेहरा परिवर्तित जो होने जा रहा है, और इसके ठीक है कि हेमंत सोरेन की एक अपनी चाहत होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना चाहत होगा, विधायकों का अपना चाहत होगा, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी जो है इसमें दखल दे रहा है। और बाकायदा यह मतलब तय माना जा रहा था कि वहाँ से जब 2 दिन पहले जब बातचीत हुई सोनिया गांधी की हेमंत सोरेन से, उस दौरान भी यह मतलब एक तरीके से संदेश दिया गया कि आप ही चेहरा रहे हैं 19 में भी, और आपके ही चेहरे पे 2024 का भी चुनाव होना चाहिए विधानसभा का। आप देखिए कि जेल में रहने के दौरान भी इंडिया अलायंस का चेहरा झारखंड में कौन था? हेमंत सोरेन ही थे। मंचों से हेमंत सोरेन को लेकर के ही नारेबाजी हो रही। मंत्री चर्चा पर आते हैं। तो मंत्रिमंडल में फिर से वही मैं बोल रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मंत्री हैं जेएमएम कोटे के, वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसी खबरें एमएम कोटे से कोई नहीं बदलने जा रहा है। एक जो बैजनाथ राम का नाम आ रहा था पिछली बार, मतलब राजभवन के गेट से वो लौट के गए, उनके परिवार के लोग आए थे, उनके इलाके के गांव के लोग आए थे, वो निराश होकर लौट के गए। और ये एससी कैटेगरी से माना जा रहा है कि इस बार किसी एक को मिल सकता है। तो क्या उन्हें बैजनाथ राम को मंत्री बनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। पिछली बार भी उनका नाम अंतिम समय में शायद कटा था। हाँ। और ठीक ही आप कह रहे हैं, पूरी तैयारी थी उनकी, उसको लेकर उन्होंने अपना दर्द भी जाहिर किया था। तो मतलब वो रास्ते से उन्हें कहा गया कि आप लौट जाइए, रातों रोड चौक तक पहुंच गए थे। और मेरे ख्याल से एक जगह भी खाली हुई है, जोबा मांझी जी की जगह, जोबा मांझी की जगह दीपक बिरुवा आ गए बने, थे। हाँ। ठीक है, माफी चाहूंगा। 12वां मंत्री पद अगर भरा जाए तब उनको लेकिन आप इसको ऐसे देखिए कि 12वां मंत्री पद, अभी सिर्फ एक मंत्री पद खाली है और एक आलमगीर के जगह पे, मतलब 2 मंत्री खाली हैं। 2 कौन कौन? ये आलमगीर आलम के जगह पे एक, और एक 12वां मंत्री। तो आलमगीर आलम के जगह पे तो वो कांग्रेस कोटे से मंत्री चुने जाएंगे। और जो 12वां जो मंत्री जो पद है, अब चूंकि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन किस भूमिका में होंगे? तो चंपई सोरेन अगर वो शपथ लेते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, जैसा कि एक खबर है पांडे जी ने फॉलोअप के जरिए ही दर्शकों को बताई कि चंपई सोरेन हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए जाएं। अगर वो हेमंत कैबिनेट में शामिल नहीं होते हैं तब तो 12वां मंत्री का पद खाली रहेगा, और नहीं तो जो परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक तो फिर अगर चंपई सोरेन भी अगर कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं तो फिर अब जगह कहाँ बची है? तो आप कह रहे हैं कि जेएमएम में कोई फेरबदल नहीं होना है, कांग्रेस में हो सकता है, और होगा तो बादल पत्रलेख का ही कट सकता है। अगर नाम किसी का कटा तो सबसे पहला जो नाम है वो बादल पत्रलेख का होगा। क्या कारण है? कई कारण है। पार्टी को लगता है कि उनके मंत्री रहने से जो है कार्यकर्ताओं को कुछ लाभ नहीं है। कौन ऐसे मंत्री हैं जिनके रहने से कार्यकर्ताओं को लाभ हो रहा है? नहीं, वैसे तो चारों मंत्रियों पे सवाल उनके अपने विधायकों ने उठाया, विधायक दिल्ली तक चले गए। तो ये सवाल का कोई मतलब है नहीं कि कौन नाराज है। नाराजगी तो पार्टी के भीतर है। कार्यकर्ताओं को क्या लगता है कि संजय जी अगर कह रहे हैं कि बादल जी का कट सकता है तो क्या कारण हो सकता है? आप तो उस संथाल को अच्छे से समझते हैं। संथाल को मैं समझता इसलिए हूँ क्योंकि मेरा और आपका, हम दोनों की जन्मभूमि भी वही है, और हम लोग चूंकि मतलब वहाँ की कर्मभूमि रांची है, तो खून जो है वो संथाल का ही बहता है। लेकिन मुझे पहले तो मैं इससे सहमति नहीं हूँ कि बादल जी का कट सकता है, क्योंकि चुनाव में इतना कम समय बचा है ना कि, और देखिए राजनीति में जाति एक सच्चाई है, तो जाति समूह भी जुड़ा होता है किसी न किसी नेता के नाम के साथ। तो सब आप मिला के देखेंगे तो पार्टी ऐसी कोई मतलब ऐसे किसी निर्णय, पांडे भी तो उसी जाति से आती है ना, तो इसमें कोई ये नहीं है। और ये जो खबरें इस प्रकार से आ रही है सर, और उसके पीछे की वजह क्या है? ठीक है कि नाम हो सकता है कि बादल कंटिन्यू भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि चर्चा हम लोग कर रहे हैं और बातचीत जो सामने आ रही है उस पर हम लोग अभी लोगों के सामने बता रहे हैं। बादल पत्रलेख को लेकर के चुनाव के दौरान उनसे जुड़ी हुई कई नकारात्मक चीजें भी आई जो दिल्ली तक पहुंची। बताया यह गया कि वो खुल करके जो है इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट थे प्रदीप यादव गोड्डा में, उनको उन्होंने अपने इलाके में मदद नहीं की उस तरीके से खुल करके, उसका नुकसान भी वहां पे मिला। तो कई सारी चीजें हैं, और ऑलरेडी पहले से तो नाराज हैं ही लोग बादल पत्रलेख से। देखिए ऐसा है नहीं, अभी रांची में जो समीक्षा बैठक चल रही थी और बंद कमरे में जब गुलाम अहमद मीर बोल रहे थे, तब ये भी कहा गया कि हमारी पार्टी की ओर से कई ऐसे मंत्री हैं जो भाषण भी ठीक से नहीं देते, और ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कोई मैट्रिक का बच्चा भाषण दे दे। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन बड़े बेबाकी से और खुलकर बोले। और इसके अलावे आपको याद होगा कि संजय, हम लोग गुमला में जब थे तो किस तरह उन्होंने हाथ उठवाया
कि उस लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं कि किस विधानसभा से कितने लोग आए हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने नापा कि कौन कितना ताकत लगा रहा है, नहीं लगा रहा है। तो गुलाम मोहम्मद मीर प्रदेश प्रभारी बनने के बाद एक अलग तरीके से, अलग समीकरण के हिसाब से यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, वो उनका समीकरण तो दिखता है लोकसभा चुनाव में भी, जिस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया, जिस तरीके से सीटें जिताई, वो सब दिखता है। लेकिन राजनीति में देखिए, अभी विधानसभा चुनाव में दिख जाएगा प्रभारी कितने प्रभावी हैं। हाँ। तो थोड़ा सा हम लोगों को दिसंबर तक इनको, अभी आप तो इन्होंने टेस्ट मैच में 5 दिन खेलना होता है, 4 दिन खेलना होता है, तो अभी तो शुरुआत की है। अभी बादल जी पर कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, बादल जी पर मैं देखिए, ये जो है ना, मतलब मैं इस धारणा से सहमत ही नहीं हूँ कि बादल को हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। बादल पर कोई संकट के बादल नहीं है आप बोल रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई संकट के बादल। तो देखिए, तो कुल मिला के यही है कि अगर सचमुच में बादल जी पर भी कोई बादल का संकट नहीं है, तो पुराने ही चेहरे कैबिनेट में होंगे। ये शायद पहली बार होगा कि एक ही लोग एक ही टर्म में 3 बार मंत्री पद की शपथ लेंगे। नया रिकॉर्ड होगा क्या? रिकॉर्ड तो हुआ है? पहले मेरे ख्याल से दूसरे किसी राज्य में हुआ हो तो हुआ हो, झारखंड। बिहार हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ तो होते ही रहता है। नीतीश जी सरकार कभी किसी और को सौंपते हैं, लेकिन वहाँ मंत्री बदल जाते हैं। मंत्री बदल वहाँ मंत्री नहीं, बदल जाते मैक्सिमम हैं। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आ जाते हैं, विभाग भी बदलते हैं। और जैसे मोदी जी ने किया कि जो सरकार इस बार बनाई तो लगभग विभाग भी वही रखे, तो झामुमो भी इस बार वही करेगा कि मंत्री भी वही बनेंगे, विभाग भी वही रहेगा। तो ये केंद्र की तर्ज पर झामुमो यहाँ राज्य में चल रही है। तो बिल्कुल, ये बहुत रात हो गई है, 11:09 हो चुके हैं और सुबह से ही लगातार हम लोग भी लगे हैं, भीग गए और वही भीगे भीगे करते करते कपड़ा भी सूख गया। और फिर से सुबह हम लोग सुबह से अपडेट देंगे। अब चूंकि बरसात का मौसम है, लेकिन फिर भी राजनीति जो है अभी अगले 8 दिन तक गरमाई रहेगी। कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, नहीं होंगे, दिन रात तब एड़ी चोटी का जोर जो है नेता लगाएंगे, विधायक लगाएंगे। आप फॉलोअप के साथ बने रहें, हम लगातार फॉलोअप करते हुए आप तक खबर पहुंचाएंगे। शुक्रिया।